गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर एस के यादव आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं सुपर 100 प्रोग्राम के अंतर्गत। तो डियर, जैसे कि हम लोग अभी बायोलॉजी के अंदर जेनेटिक्स चैप्टर को स्टार्ट किए थे और जेनेटिक्स के अंदर हम लोगों ने पहले कुछ टर्मिनोलॉजी को देखा था, फिर उसके बाद में हम लोगों ने कुछ जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उनके बारे में समझा था। आज हम समझेंगे जो मेंडलिज्म है, जो मेंडल के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस थे, मतलब वंशागति के नियम थे, वो क्या थे और मेंडल ने काम किस प्रकार से किया था। तो कल मैंने आपको बताया था कि मेंडल ने अपने कार्य के लिए 7 ऐसे ही कैरेक्टर चूज किए मटर के पौधे पे, जिनके आधार पर उन्होंने जो है अपने वंशागति के एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया था, अनुवांशिकी के एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया था। तो पहले तो हम आज देखेंगे यहाँ पर वो कौन से 7 कैरेक्टर्स थे जो मटर के पौधे में पाए जाते हैं और जिनके आधार पर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। फिर इसके बाद देखेंगे मेंडल ने कौन कौन से प्रकार की क्रॉस की थी और उसके अंदर उनको क्या क्या रिजल्ट मिले थे और क्या क्या उन्होंने हमारे सामने निष्कर्ष दिए थे। ठीक है, तो उसी में हम लोग समझ लेंगे लॉस के बारे में और फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो मेंडल के लॉस थे, इनके हमारे पास अपवाद क्या क्या हैं उनको हम समझेंगे। ठीक है, और वैसे तो हम लोगों को बताया जाता है कि मेंडल के 3 वंशागति के नियम थे, लेकिन मेंडल के 3 वंशागति के नियम नहीं थे, मेंडल के 2 वंशागति के नियम थे, जिसमें से एक उसका प्रिंसिपल था। ठीक है, तो उन्हीं को हम समझेंगे यहाँ पर और थोड़ा सा आपको जो है बुक से अलग हटके मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि बुक की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग होती है और समझने वाली लैंग्वेज थोड़ी सी अलग होती है। तो हम उसको थोड़ा सा अलग तरीके से समझेंगे और आज देखते हैं पूरे मेंडल्स के लॉज और उनके अपवाद। तो ज्यादा समय न लेते हुए चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ और जहां पर हम लोग समझेंगे आज मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो डियर देखिए, जो मेंडल ने सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं मेंडल ने जो काम किया था वो मटर के पौधे के ऊपर किया था और उसमें उन्होंने क्या है कितने आपके कैरेक्टर्स को चूज किया था। तो मटर के पौधे के अंदर कुल मिला के हमारे पास 7 कैरेक्टर्स थे। तो मेंडल के वर्क के अंदर सबसे पहले बताते हैं हम लोग 7 कैरेक्टर्स। कल मैंने हेडिंग में डलवाई थी आपको मेंडल्स वर्क की, 7 कैरेक्टर्स ऑफ पी प्लांट्स, ऑफ पी प्लांट्स। ठीक है, मटर के पौधे के 7 लक्षण, मटर के पौधे के 7 लक्षण। अब इन 7 लक्षणों को हम लोग समझेंगे यहाँ पे क्या वो 7 लक्षण थे हमारे पास में और उसमें से डोमिनेंट कौन था और रेसेसिव कौन था, डोमिनेंट कौन था और रेसेसिव कौन था। तो यहाँ पे एक छोटा सा हम लोग टेबल बना के चलेंगे। ठीक है, यहां रखते हैं सीरियल नंबर। ठीक है, यहां पे लेके चलते हैं कैरेक्टर, यहां रखते हैं हम लोग डोमिनेंट, और यहां रखते हैं हम लोग रेसेसिव, यहां हम रखेंगे रेसेसिव। तो आपके एनसीईआरटी के अंदर भी दिए हुए हैं ये 7 कैरेक्टर्स। ठीक है, उन्हीं के बारे में हम बात करें तो सबसे पहला तो यहां पे है आपका, जो पहला है आपका वो है लेंथ ऑफ द प्लांट, लेंथ ऑफ द प्लांट, पौधे की लंबाई, पौधे की लंबाई। तो पहला हो जाएगा लेंथ ऑफ द प्लांट, पौधे की लंबाई। और लेंथ ऑफ द प्लांट की बात करें तो यहां पे जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वो होगा टॉल, यह कैरेक्टर होगा टॉल। यहां पे टॉल कैरेक्टर आपको दिख जाता है। इसके बाद हम बात कर लेंगे रेसेसिव की, तो रेसेसिव हो जाता है यहां पे ड्वार्फ। ड्वार्फ मतलब बेटा बोना, ड्वार्फ का मतलब होता है बोना। टॉल मतलब लंबा और ड्वार्फ मतलब बोना। ठीक है, केस नंबर 2 की हम बात कर लेते हैं यहां पर। तो हमारे पास में कलर ऑफ द फ्लावर, कलर ऑफ द फ्लावर, पुष्प का रंग, कलर ऑफ द फ्लावर, पुष्प का रंग, कि जो पुष्प का रंग है वो किस प्रकार का है। तो डोमिनेंट की हम लोग बात कर लेते हैं। डोमिनेंट में आपको देखने को मिलेगा वायलेट, डोमिनेंट में होगा वायलेट। ठीक है, डोमिनेंट में आएगा वायलेट कलर और जो रेसेसिव आएगा उसके अंदर आएगा व्हाइट कलर। डोमिनेंट में हो जाएगा वायलेट और रेसेसिव में हो जाएगा व्हाइट। अब हम बात करते हैं तीसरा, तीसरे कैरेक्टर की हम लोग बात कर लेते हैं। यहां पे तीसरा कैरेक्टर क्या है, तीसरा है फ्लावर पोजीशन, फ्लावर पोजीशन, पुष्प की स्थिति,
पुष्प की स्थिति, पुष्प की स्थिति। एक होगा एक्सियल, ये होता है डोमिनेंट, और रेसेसिव की बात करें तो ये होता है टर्मिनल। टर्मिनल बेटा एक्सियल को कहते हैं कक्षस्थ, एक्सियल को कहते हैं कक्षस्थ, एक्सियल हो जाएगा कक्षस्थ और टर्मिनल हो जाएगा शीर्षस्थ, टर्मिनल हो जाएगा शीर्षस्थ। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हो जाता है हमारे पास में फोर्थ कैरेक्टर। जो फोर्थ कैरेक्टर है वो कौन सा है? फोर्थ कैरेक्टर हमें देखने को मिल जाता है शेप ऑफ द पोड, शेप ऑफ द पोड। शेप ऑफ पोड, तो जो फली है उसकी आकृति, फली की आकृति, फली की आकृति। तो एक हो जाएगा इसमें इन्फ्लेटेड, एक हो जाएगा बेटा इसके अंदर इन्फ्लेटेड, और दूसरा हो जाता है कंस्ट्रिक्टेड। तो डोमिनेंट रहेगा आपका फ्लैटेड, और जो रेसेसिव हो जाएगा वो हो जाएगा कॉन्स्ट्रिक्टेड। अब इसमें मैं आपको समझाता हूं, जैसे आप मार्केट से मटर खरीद के लाते हो, तो जब हम मटर खरीदते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ हमारे पास फलियां ऐसी होती हैं, कुछ क्या ज्यादातर हमें ऐसी फलियां मिलेंगी जो बिल्कुल चिकनी रहती हैं फलियां, लेकिन कुछ हमारे पास फलियां ऐसी हो जाती हैं जहां जहां पर मटर के दाने होंगे वो वहां वहां पर फूली रहेंगी, बाकी जगह पे पिचकी रहेंगी। तो यहाँ पे तो आपके पास एक तरफ तो मटर के जो फली है वो कुछ इस प्रकार से बन के आ जाती है, ठीक है, बिल्कुल स्मूथ। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें तो कुछ मटर की फलियां जो हैं आपने देखी होगी वो इस प्रकार की रहती है। तो ये जो कॉन्स्ट्रिक्टेड है वो ये वाला है, जिसमें मटर की फली हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी, जो इन्फ्लेटेड है वो इस प्रकार से दिखाई देगा। इसके बाद पांचवा नंबर हमारे पास आता है डियर, पांचवा कैरेक्टर है कलर ऑफ पोड। ठीक है, पोड का रंग, कलर ऑफ पोड। कलर ऑफ पोड, फली का रंग, फली का रंग। जो फली है उसका रंग कैसा होता है? तो देखिए जो हमारे पास फली रहेगी उसमें जो डोमिनेंट रहेगा वह रहेगा ग्रीन, डोमिनेंट रहेगा ग्रीन, हरा रंग, और जो रेसेसिव रहेगा वो रहेगा येलो, वह रहेगा येलो, रेसेसिव वाला रहेगा येलो। तो ये हमने बता दिए 5, अब बचे हैं 2, 5 हमने बता दिए हैं, बचे हैं 2। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, इसके अंदर छठा यहां पे देख लेते हैं। आप लोग अपने टेबल के अंदर कंटिन्यू रखिएगा, मैं यहां पर लिख रहा हूं। छठा कैरेक्टर होता है शेप ऑफ सीड, शेप ऑफ सीड, बीज की आकृति, कि बीज किस प्रकार का होगा। ठीक है, तो बीज की आकृति में जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो होता है राउंड, गोल, वृत्ताकार। ठीक है, वही हम बात करते हैं रेसेसिव, तो यह होता है रिंकल्ड, यह होगा रिंकल्ड, रिंकल्ड मतलब झुर्रीदार, रिंकल्ड मतलब हो जाएगा बेटा झुर्रीदार। और आखिरी 7वां कैरेक्टर, आखिरी 7वां कैरेक्टर, अब वो क्या है? कलर ऑफ सीड, कलर ऑफ सीड, बीज का रंग। जो बीज का रंग होता है डोमिनेंट रहेगा उसके अंदर येलो, बीज के रंग में डोमिनेंट रहेगा येलो, और रेसेसिव रहेगा ग्रीन, रेसेसिव रहेगा ग्रीन। ठीक है, तो ये हमारे पास में 7 कैरेक्टर थे जिनके आधार पर मेंडल ने यह संकरण कराया था। ठीक है, अपने जो हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट थे, संकरण के जो के एक्सपेरिमेंट थे, उन्होंने उनको परफॉर्म किया था। ठीक है, अब इसके बाद में डियर हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो मेंडल हैं, मेंडल ने अपने कार्य के लिए किस टेक्निक का उपयोग किया था, उसको हम यहाँ पर समझते हैं। ठीक है,
तो आशा करता हूं कि आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे टेक्निक की। ठीक है, टेक्निक यूज्ड बाय मेंडल। ठीक है, मेंडल के द्वारा उपयोग की गई तकनीक, मेंडल के द्वारा उपयोग की गई तकनीक, उपयोग की गई तकनीक। तो देखिए जो मेंडल थे, मेंडल ने अपने कार्य के लिए, ठीक है, दो तकनीक को निजात दी थी। ठीक है, दो ऐसी तकनीक को उन्होंने बनाया था जिससे जो उनसे पहले कोई यूज नहीं करता था, और आज की डेट में इस तकनीक का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो हम बताते हैं, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए, अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए, अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए दो टेक्निक, जिसको आप हिंदी में तकनीक भी कह सकते हैं, विकसित की थी, विकसित की थी, जिन्हें इमैस्कुलेशन, इमैस्कुलेशन तथा बैगिंग, इमैस्कुलेशन तथा बैगिंग, इमैस्कुलेशन तथा बैगिंग टेक्निक कहते हैं, टेक्निक कहते हैं। तो उन्होंने जो है दो टेक्निक का इजाद की थी, जिसको हम कहते हैं इमैस्कुलेशन तथा बैगिंग। अब ये जो इमैस्कुलेशन और बैगिंग टेक्निक है, थोड़ा सा हम इनको समझ लेते हैं, इमैस्कुलेशन बैगिंग क्या होती है। चलिए, तो देखो बेटा, हम यहां पर बताएंगे इमैस्कुलेशन बैगिंग क्या होते हैं। तो यहां एक तरफ मैं लिखता हूं इमैस्कुलेशन, और दूसरी तरफ लिखता हूं बैगिंग। इमैस्कुलेशन और बैगिंग, इसको समझते हैं। देखो होता क्या है, जो हमारे पास में प्लांट हैं, उनके पास में पाए जाते हैं द्विलिंगिक पुष्प, और द्विलिंगिक पुष्प के पास में मेल भी पार्ट होता है और फीमेल पार्ट भी होता है, दोनों ही पार्ट हमारे पास प्रेजेंट रहेंगे। तो यदि आप किसी द्विलिंगी पुष्प में से नर वाले भागों को हटाकर पुष्प को केवल और केवल स्त्री पुष्प के अंदर परिवर्तित कर देते हैं, तो यह प्रक्रिया इमैस्कुलेशन कहलाती है। ठीक है, तो इमैस्कुलेशन क्या होता है, इसमें एक बाइसेक्सुअल मतलब बेटा क्या हो जाता है, बाइसेक्सुअल का मतलब हो जाता है आपका द्विलिंगिक। ठीक है, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर में से स्टेमन आपको पता है क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को हटाकर उसे केवल मादा पुष्प में परिवर्तित कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे, जो हमारे पास बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसमें से स्टेमन को हटा देंगे पूरी तरह से। स्टेमन हट गया तो मतलब जो हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो तो खत्म हो गया, तो हमारे पास जो पुष्प बचेगा वो कैसा होगा, केवल और केवल मादा पुष्प। तो मादा पुष्प बना दिया। अब बात करेंगे बैगिंग की। तो बैगिंग में क्या करते हैं, इमैस्कुलेशन के पश्चात जो हमारे पास में फ्लावर है उसको बैग से कवर कर देते हैं। इससे क्या होगा, इससे यह होगा जो हमें पॉलिनेशन चाहिए, जिसका हमें हाइब्रिडाइजेशन कराना है, केवल उसी पादप से हम पॉलिनेशन कराने में सक्षम हो जाएंगे।
दूसरे पादप के द्वारा इसका प्रकृति में पॉलिनेशन नहीं होगा। क्योंकि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था जब हम लोगों ने सेक्स और रिप्रोडक्शन पढ़ा था प्लांट्स में, कि यदि हम पुष्प को एनवायरमेंट में खुला रखते हैं तो वहां पर हवा के माध्यम से कोई भी पोलन ग्रेन हमारे स्टिग्मा पर आकर जुड़ सकता है और ऐसे में हमारे बिना इच्छा के क्या हो जाएगा, वहां पे पॉलिनेशन हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे पॉलिनेशन कराना ही नहीं है अपनी इच्छा के विरुद्ध, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए इसमें इमैस्क्युलेशन से पहले तथा इमैस्क्युलेशन के पश्चात पुष्प को बैग से कवर करके रखते हैं, जिससे पुष्प में अनवांटेड पॉलिनेशन नहीं होता, अनवांटेड पॉलिनेशन नहीं होता है। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा अनवांटेड पॉलिनेशन नहीं होगा, तो हम अपनी इच्छानुसार यहाँ पे पॉलिनेशन कराने में सक्षम हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, अपने चयन किए हुए परागण नहीं डियर, इसको हम करेंगे परागकण। अपने चयन किए हुए परागकण से परागण करके पुनः पुष्प को कवर कर देते हैं। पुनः पुष्प को कवर कर देते हैं। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ना कि मेंडल के कार्य पर प्रकाश डालिए, तो उसके अंदर कार्य को बताते हुए आप उसके अंदर ये मेंशन कर दीजिएगा कि मेंडल ने अपने कार्य के अंदर इमैस्कुलेशन तथा बैगिंग तकनीक का उपयोग किया था। जो एग्जामिनर है वो आपके ऊपर फ्लैट हो जाएगा, पूरे नंबर देगा। चलिए, तो बेटा यहां पे तो हमने बता दिया कि मेंडल ने कौन कौन सी टेक्निक का उपयोग किया था। अब हम सीधे चलते हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स की तरफ, कि जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट्स हैं वो क्या है। तो आप लोगों ने नोट कर लिया? यदि हाँ तो हाथ खड़ा करके बताइए। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं, देखते हैं पहला मेंडल की मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल की मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, मतलब मेंडल का एक संकर संकरण, मेंडल का एक संकरण। ठीक है, अब मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को क्या कराया था। ठीक है, तो मेंडल की मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में समझते हैं। तो इसको क्या बताते हैं, मेंडल ने इस एक्सपेरिमेंट में केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया था। तो देखिए, मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट को हम पहले भी बता चुके हैं कि यदि हम एक ही कैरेक्टर की स्टडी को आधार बनाएं तो उसको हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो यहां पे मेंडल ने केवल एक ही लक्षण की वंशागति को, ठीक है, अपने आधार बनाया था स्टडी का।
इन्होंने क्या लिया था, इन्होंने पादप की लंबाई, देखिए पादप की लंबाई एक कैरेक्टर हो गया, पादप की लंबाई को आधार बनाया और उसके बिहाफ पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने पादप की लंबाई को आधार बनाकर एक प्योर टॉल प्लांट तथा एक प्योर ड्वार्फ प्लांट के मध्य क्रॉस कराया था, तो इन्होंने जो क्रॉस कराया था यहाँ पे प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ प्लांट के मध्य क्रॉस कराया था, और आधार क्या था इनका, इसका एक्सपेरिमेंट का, वो थी पादप की लंबाई। तो यहाँ पे एक ही कैरेक्टर चूज किया इन्होंने, पादप की लंबाई। अब देख लेते हैं इसके अंदर उन्होंने क्या किया था एक्सपेरिमेंट, क्या क्या चीजें उनको मिली। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट को। तो आप लोगों ने नोट किया डियर ये? यदि हाँ तो हाथ खड़ा करके बताइए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, देख लेते हैं इसको। तो सबसे पहले तो लेंगे हम टॉल, एक तरफ रखा हमने टॉल और दूसरी तरफ हम क्या रखते हैं डियर, ड्वार्फ। यहां रखेंगे ड्वार्फ। तो एक तरफ टॉल रखा हमने, दूसरी तरफ रखा ड्वार्फ। ड्वार्फ मतलब बोना। ये भी कैसा है, यह प्योर है, ये भी कैसा है, यह भी प्योर है। दोनों तरफ हमारे पास प्लांट कैसे हैं, प्योर है। अब इन्होंने इसकी क्रॉस कराई, यहां इन्होंने क्रॉस कराई। तो क्रॉस कराने पर इनको मिली F1 जनरेशन। ये क्या मिली, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन के सभी पादप कैसे थे, टॉल थे। सभी पादप कैसा आए, टॉल आए। अब इन्होंने क्या किया, F1 जनरेशन के अंदर कराया सेल्फ पॉलिनेशन। F1 जनरेशन में कराया सेल्फ पॉलिनेशन, यहां पे हम बताएंगे स्व परागण। यहां कराया इन्होंने स्व परागण। जब स्व परागण कराया इन्होंने तो इसमें इनको क्या मिला, यहां मिले टॉल और यहां मिले ड्वार्फ। यहां मिले टॉल और ड्वार्फ। 4 में से 3 पौधे टॉल थे और 1 पौधा ड्वार्फ था। 4 में से 3 पौधे टॉल थे और 1 पौधा ड्वार्फ था। ये थी हमारे पास F2 जनरेशन। F2 पीढ़ी। तो F1 पीढ़ी में सभी पादप कैसे मिले इनको, F1 पीढ़ी के सभी पादप इनको टॉल प्राप्त हुए। जबकि पादप के लिए जो इन्होंने पेरेंट चुने थे उसमें से एक पेरेंट आपका टॉल था और एक पेरेंट ड्वार्फ था। लेकिन हमारे पास प्रथम पीढ़ी के अंदर सारे के सारे पौधे हमारे टॉल थे। उसके बाद इन्होंने इनका स्वपरागण कराया तो इनको क्या प्राप्त हुआ, F2 जनरेशन के अंदर एक पौधा, 4 में से 1 पौधा बोना था और 3 पौधे आपके टॉल थे। तो इन्होंने यहां पर क्या निष्कर्ष निकाला, देखिए अभी मैंने आपको यहां पे कोई गैमेट के बारे में नहीं समझाया। अब निष्कर्ष को देखते हैं और उसी से हमारे पास में क्या नियम निकल के आएगा, इसी से हमारे पास में 2 नियम निकल के आएंगे जो आप पढ़ते हैं इसी चार्ट से। तो पहली चीज, जब हम एक टॉल प्लांट और एक ड्वार्फ प्लांट के मध्य क्रॉस कराते हैं तो उनसे सभी प्लांट टॉल बनते हैं। F1 जनरेशन के सभी प्लांट टॉल बनते हैं, अर्थात टॉल प्लांट के पास कुछ ऐसा था जिसने ड्वार्फ प्लांट के लक्षण को पूरी तरह से कवर कर दिया था। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि जो टॉल प्लांट था इसके पास में जो फैक्टर प्रेजेंट था उसने ड्वार्फ प्लांट के फैक्टर को पूरी तरह से ढक दिया था और खुद डोमिनेंट हो गया था, प्रभावी हो गया था।
ठीक है, तो टॉल प्लांट का फैक्टर यहां पे प्रभावी हो गया था, जबकि ड्वार्फ प्लांट का फैक्टर यहां पे अप्रभावी हो गया था। तो चलिए देखते हैं यहां पर अब जो टॉल प्लांट थे, ठीक है, उसके पास जो फैक्टर था उसने ड्वार्फ प्लांट के फैक्टर को ढक दिया था। यहां पे टॉल प्लांट का फैक्टर डोमिनेंट हो गया था। तो यहां से मेंडल का पहला नियम हमारे सामने क्या आता है? लॉ ऑफ डोमिनेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंट होता है प्रभाविता का नियम। तो प्रभाविता का नियम क्या कहता है? प्रभाविता का नियम यह कहता है, यदि एक एक्सपेरिमेंट में या यदि एक हाइब्रिडाइजेशन के अंदर दो अलग अलग पेरेंट के मध्य क्रॉस कराया जाए, ठीक है, तो उसमें से एक पेरेंट का फैक्टर दूसरे पेरेंट के फैक्टर के ऊपर डोमिनेंट हो जाता है और वह अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, जबकि जो है फैक्टर अप्रभावी रहता है, वह अपना लक्षण प्रदर्शित करने में असक्षम रहता है। तो यहां पे तो आ गया F1 जनरेशन के हिसाब से लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब बात कर लेते हैं यहां पर F2 जनरेशन के आधार पर कि हमारे पास दूसरा क्या नियम निकल के आया। F2 जनरेशन के आधार पर हम अपना नियम की बात करेंगे। तो देखिए F2 जनरेशन के आधार पर हमारे पास में जो दूसरा नियम निकल के आया वो क्या आया? F2 जनरेशन के आधार पर हमारे पास नियम निकल के आया है कि जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में छुप गया था वह कैरेक्टर हमारे पास सामने F2 जनरेशन में फिर से प्रत्यक्ष हो जाता है। तो कैरेक्टर F1 जनरेशन में क्या छुपा था? ड्वार्फ वाला। ये कैरेक्टर हमारा छुप चुका था, लेकिन F2 जनरेशन के अंदर ये फिर से आ गया। तो ये जो हमारे पास में सामने आता है, इसको बोलते हैं हम लोग पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ठीक है, तो इनका कहना ये था कि यहाँ पे जो गैमेट्स हैं वो हर कैरेक्टर के लिए प्योर बने रहते हैं। ठीक है, गैमेट्स के अंदर कभी भी किसी भी प्रकार की ब्लेंडिंग नहीं पाई जाती है और इसी वजह से गैमेट्स के बीच में कभी भी किसी भी प्रकार की ब्लेंडिंग नहीं पाई जाती और इसी वजह से हमारे पास में जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में छुप जाता है वही कैरेक्टर आपके पास में F2 जनरेशन में पुनः दिखाई देने लगता है। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको दिखाया है इसकी अगर हम बात करें तो हमारे पास में ये जो कैरेक्टर दिखाई दिया इसका फिनोटिपिक रेशियो की बात कर लेते हैं। F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो क्या है? यहाँ पे देखिए 3 टॉल है 1 ड्वार्फ है, तो 3:1। यहाँ पे जो फिनोटिपिक रेशियो आया है वो 3:1 का फिनोटिपिक रेशियो आया है, ये आपको याद रखना है। अब हम देख लेते हैं इनके एक्सपेरिमेंट को और आगे। तो यहाँ पे इन्होंने इससे क्या क्या कंक्लूजन निकाला, तो कंक्लूजन की तरफ निकलते हैं हम लोग। फर्स्ट कंक्लूजन, पहला निष्कर्ष, फर्स्ट कंक्लूजन, पहला निष्कर्ष, प्रथम निष्कर्ष। तो प्रथम निष्कर्ष क्या निकालते हैं? ठीक है, तो प्रथम निष्कर्ष निकाला हमारा, मेंडल के अनुसार सभी कैरेक्टर्स, मेंडल के अनुसार सभी कैरेक्टर्स को यूनिट फैक्टर्स के जोड़े से कंट्रोल किया जाता है, तो पहला निष्कर्ष तो इनका ये निकला था कि जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं सभी को यूनिट फैक्टर्स के जोड़ों से कंट्रोल किया जाता है। तो पहला निष्कर्ष ये हो गया। अब हम देखेंगे दूसरा निष्कर्ष। तो दूसरा निष्कर्ष क्या कहता है? डियर, आशा करता हूं कि आप लोगों ने यह नोट कर लिया होगा। अब हम देखते हैं आगे इसमें। ठीक है, सेकंड कंक्लूजन, द्वितीय निष्कर्ष। जो सेकंड कंक्लूजन है वो क्या है उसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो यह कंक्लूजन जो होता है हमारे F1 जनरेशन पर आधारित होता है। यह कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष F1 जनरेशन पर आधारित है, F1 जनरेशन पर
आधारित है, F1 जनरेशन पर आधारित है, F1 जनरेशन पर आधारित है। और ये क्या कहता है? यह कहता है कि जब हम क्रॉस कराते हैं और उस समय पर यदि किसी जीव में दो अलग अलग यूनिट फैक्टर प्रेजेंट रहते हैं तो उनमें से एक अपने आप को एक्सप्रेस करता है जो डोमिनेंट कहलाता है, जबकि दूसरा यूनिट फैक्टर अपने आप को प्रदर्शित करने में विफल रहता है, वह रेसेसिव कहलाता है। तो क्या बताते हैं? जब दो अलग अलग यूनिट फैक्टर्स एक जीव में उपस्थित रहते हैं तो उनमें से एक यूनिट फैक्टर अपने लक्षण को एक्सप्रेस करता है और डोमिनेंट मतलब प्रभावी फैक्टर कहलाता है। डोमिनेंट फैक्टर कहलाता है। जबकि दूसरा फैक्टर अपने लक्षण को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, वह रेसेसिव। अब ब्रैकेट में लिखेंगे अप्रभावी फैक्टर कहलाता है। फैक्टर कहलाता है। अब यहां पे देखिए क्या है, ठीक है। जब एक डोमिनेंट फैक्टर एक रेसेसिव फैक्टर के साथ एक जीव में उपस्थित रहता है तो वह रेसेसिव फैक्टर के लक्षण को ढक देता है। अब ये जो मैंने आपको बताया ना कि डोमिनेंट फैक्टर एक रेसेसिव फैक्टर के साथ एक जीव में उपस्थित रहता है तो वह रेसेसिव फैक्टर को लक्षण को ढक देता है, इसे लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं, मतलब इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। इसे लॉ ऑफ डोमिनेंस मतलब प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो यही होता है हमारा प्रभाविता का नियम, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रभाविता का नियम क्या होगा, उसको मैंने आपको समझा दिया है। तो यह हमारा प्रभाविता का नियम है, ठीक है।
अब इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, ठीक है। चलिए तो डियर देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे हमने प्रभाविता के नियम के अनुसार क्या कराया, हमने एक टॉल प्लांट था, एक ड्वार्फ प्लांट था। टॉल प्लांट के पास में गैमेट थे कैपिटल टी, ड्वार्फ के पास प्रेजेंट थे स्मॉल टी। इनके मध्य हमने कराया संकरण मतलब क्रॉस। जब क्रॉस कराया हमने तो यहां पर जो गैमेट बनेंगे वो किस प्रकार से बनेंगे, देखिए यहां से आएगा, जैसे एक तरफ इधर दिखा देते हैं कैपिटल टी, इधर से आया हमारे पास स्मॉल टी। अब यहां पर जो हमारे पास में इंडिविजुअल बने, कैसे बने, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। ये हमारे पास इंडिविजुअल बने। तो अल्टीमेटली हमारे पास सारे इंडिविजुअल कैसे थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये सारे कैसे थे, टॉल थे। तो आप देख सकते हैं जो कैपिटल टी है ये, इसने स्मॉल टी के लक्षण को पूरी तरह से ढक दिया था, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये कहां से आया हमारे पास में, ये आया है आपके मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट से। अब हम देखेंगे दूसरा, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे हम, ठीक है। तो चलते हैं आगे। ये आपने बना लिया, फटाफट से ड्रॉ करिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहां पे नेक्स्ट तीसरे कंक्लूजन की, थर्ड कंक्लूजन। जो तीसरा निष्कर्ष है वो क्या है, तीसरे निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। तो जो थर्ड कंक्लूजन है उसके बारे में समझेंगे, थर्ड कंक्लूजन क्या कहता है। तो थर्ड कंक्लूजन हमारे पास में जो आया वो है इस प्रकार से है, देखिए, ठीक है। वो क्या कहता है, देखिए, जब गैमीट्स का निर्माण होता है, जब गैमीट्स का निर्माण होता है, उस समय पर जोड़े में उपस्थित फैक्टर्स अलग होकर अलग अलग गैमेट्स में प्रवेश करते हैं, गैमेट्स में प्रवेश करते हैं। एक गैमेट को केवल एक ही यूनिट फैक्टर प्राप्त होता है, एक ही यूनिट फैक्टर प्राप्त होता है। अतः गैमेट्स किसी भी लक्षण के लिए हमेशा शुद्ध बने रहते हैं। इसे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन,
सेग्रीगेशन कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। अब देखिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्यों कह रहे हैं इसको, हमने क्या बताया, जोड़े में उपस्थित यूनिट फैक्टर अलग होकर, तो यहां पे जो हमारे यूनिट फैक्टर हैं वो अलग हो रहे हैं, फैक्टर्स अलग कर, तो यहां पे जो फैक्टर्स है अलग हो जाते हैं और अलग अलग गैमेट्स में प्रवेश करेंगे, ठीक है। इसलिए यह क्या बन जाता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मतलब इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को पृथक्करण का नियम, यह आपका पृथक्करण का नियम भी कहलाता है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होती है, इसकी एक्सप्लेनेशन यह होती है कि जब मेंडल ने क्रॉस कराया था F1 जनरेशन के पादपों में स्वयं परागण कराया था, तो उस समय पर जो F2 जनरेशन प्राप्त हुई, आप देख सकते हैं ना यहाँ पे, इसी को अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, ठीक है। तो आप देखिए यहां पर, तो इन्होंने जो ये एक्सपेरिमेंट कराया था, तो ये F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन के सभी पादप कैसे हैं, टॉल हैं, ठीक है। जब इन्होंने इसका स्वयं परागण कराया तो क्या हुआ, जो F2 जनरेशन थी उसके ना ड्वार्फ लक्षण हमारे सामने फिर से आ गया था। तो जो हमारे पास में ये नियम था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसको इन्होंने कैसे समझाया था, इनका कंक्लूजन क्या था, इनका कंक्लूजन ये था कि जब F2 जनरेशन में, जब F1 जनरेशन में प्राप्त पादपों के मध्य स्वयं परागण कराया जाता है, तो वह लक्षण जो कि F1 जनरेशन में छिप गया था F2 जनरेशन में फिर से प्रदर्शित हो जाता है। तो वह लक्षण प्रदर्शित कैसे हो रहा है, क्योंकि पहले तो वो छुप गया था, गैमेट जो हैं अलग हो जाते हैं जोड़े में से और पुनः एक साथ संगठित होकर फिर से हमारे उस कैरेक्टर को प्रदर्शित कर देते हैं। तो ये था हमारे पास में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो मैंने आपको यहाँ पर मेंडल के दो लॉ बता दिए हैं, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं मेंडल के अपवाद। तो जो हमारे पास में नेक्स्ट लॉ आता है ना, तीसरा वाला नियम मेंडल का, जिसको हम कहते हैं मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, या हिंदी में स्वतंत्र अवयवों का नियम। तो इसका तो हमारे पास में कोई एज सच आपको जो एक्सेप्शन है वो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहां पर जो ये वाला है, कौन सा वाला, जो हमने कहा लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये वाला जो है, इसकी हम बात करें तो लॉ ऑफ डोमिनेंस का यहां पर आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। और वो क्या एक्सेप्शन है उसको समझते हैं, देखिए, ठीक है, एक्सेप्शन को समझते हैं, ठीक। अब हम देखेंगे यहां पे मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस के अपवाद, मेंडल्स के लॉ ऑफ डोमिनेंस के अपवाद, कौन कौन से हमारे पास में मेंडल्स के लॉ ऑफ डोमिनेंस के अपवाद हैं, उनके बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे। देखिए, तो इसके बारे में हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे अपवाद हैं, ठीक है, जो यहां पर उपस्थित हैं। तो जैसा मैं आपको बता देता हूं, पहला हमारे पास में जो अपवाद है वो किसका है, वो है हमारे पास में, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। तो पहला हमारे पास अपवाद आता है, उसका नाम है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस अपूर्ण प्रभाविता, तो इसको लिखेंगे हम अपूर्ण प्रभाविता। तो यह जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है यह क्या होती है उसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में फोरोक्लास एक पादप होता है, ड्रैगन जो फ्लावर है उसके अंदर भी किया गया, डॉग फ्लावर के अंदर भी एक्सपेरिमेंट किया गया, और जो फोरोक्लॉक प्लांट है उसके अंदर भी यह परफॉर्म किया गया, ठीक है। तो फोरोक्लॉक प्लांट जो है उसको हम कहते हैं मिराबिलिस जेलेपा, एक पादप है। आपकी जो एनसीईआरटी है उसके अंदर डॉग फ्लावर के बारे में बताया होगा कि डॉग फ्लावर के अंदर इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया था। तो हम यहां पर देखेंगे, डॉग फ्लावर की बात कर लीजिए या फिर आप मिराबिलिस जेलेपा की बात कर लीजिए, इसमें क्या देखने को मिला, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या प्राप्त हुआ उसको समझते हैं। देखिए, जब
4 o'clock प्लांट की 2 अलग अलग वैरायटी, प्लांट की 2 अलग अलग वैरायटी के मध्य क्रॉस कराया गया तो मिलने वाले रिजल्ट मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं करते हैं, करते हैं। अब देख लेते हैं इसको क्या हमें देखने को मिला। ठीक है, तो चलिए हम इसको देखते हैं आगे। तो आप लोगों ने नोट कर लिया, फिर मैं आपको क्रॉस करके दिखाता हूं इसकी। बताइए, आप सबने नोट कर लिया? ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहां पर। तो हमने क्या किया, एक तरफ लिया रेड फ्लावर, एक तरफ हमने लिया रेड फ्लावर, ठीक है, दूसरी तरफ हमने लिया यहाँ पे व्हाइट फ्लावर। अब क्योंकि हमारा बोर्ड भी स्मार्ट है, ये भी व्हाइट कलर का बैकग्राउंड दिखाता है, तो मैं व्हाइट नहीं दिखाऊंगा आपको एज्यूम करके चलना है ये व्हाइट है, लेकिन ये व्हाइट की जगह मैं यूज कर रहा हूं ग्रे। ठीक है, दूसरी तरफ हमने लिया व्हाइट फ्लावर। ठीक है, तो 2 हमने लिए, एक है यहां पे ये रेड फ्लावर प्लांट, ठीक है, और दूसरी तरफ है हमारे पास व्हाइट फ्लावर प्लांट। दोनों ही प्योर है, यह भी प्योर है और यह भी प्योर है, दोनों ही प्योर हैं। अब अगर हम रेड वाले को लेके चले तो रेड वाले का कैरेक्टर डोमिनेंट होगा, कैपिटल आर। जो व्हाइट वाला है इसका कैरेक्टर रेसेसिव रहेगा अकॉर्डिंग टू मेंडल, स्मॉल आर। ठीक है, हमने क्या किया, इनके बीच में करा दिया हाइब्रिडाइजेशन। हमने क्या कराया, इनके बीच में क्रॉस करा दिया। जब हमने क्रॉस कराया तो हमारे पास पादप कैसे थे, हमारे पास पादप आए कैपिटल आर और स्मॉल आर। ठीक है, तो ये जो हमारे पास बनके आया है पौधा, ये है F1 जनरेशन। ये क्या है, F1 जनरेशन। अब अकॉर्डिंग टू मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस हमारे पास में जो पुष्प होना चाहिए वो रेड कलर का होना चाहिए, क्योंकि यह प्रभाविता के नियम को फॉलो करेगा। लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पे कुछ अलग ही देखने को मिला, और वो अलग क्या देखने को मिला कि यहां पे पुष्प आपको पिंक प्राप्त हुए। जो पुष्प प्राप्त हुए ये पिंक प्राप्त हुए, ना यहां पे आपको रेड दिखाई दिया, ना हमें यहां व्हाइट दिखाई दिया। पुष्प कैसा दिखाई दिया, पिंक दिखाई दिया। अब ये जो पिंक कलर दिखाई दिया, इसने क्या दिखाया कि जो रेड कलर है वह पूर्ण रूप से व्हाइट कलर के ऊपर प्रभावी नहीं हो पाया, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है, और फिर इसके बाद में इन्होंने जो है फिर से पूरा इसका स्वयं कराया, तो क्या इनको मिला स्वयं कराने पे कि जो रेड कलर है वो भी मिला और जो व्हाइट कलर है वो भी मिला। तो इसका मतलब F1 जनरेशन के अंदर जो गैमीट गया है वो दोनों से गया है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास यह हो गया आपका क्या, अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट। तो अब हम देख लेते हैं इसके अंदर यह क्या कहता है। अब यहां वापस आ जाते हैं अपनी थ्योरी के ऊपर। तो थ्योरी के अंदर क्या बताते हैं, जब एक प्योर
लाल पुष्प वाले पौधे का संकरण एक प्योर सफेद पुष्प वाले पौधे से कराया जाता है तो F1 जनरेशन में दोनों में से किसी भी एक पेरेंट प्लांट का पुष्प नहीं बनता है बल्कि यहाँ एक नया रंग पिंक के पुष्प वाले पादप बनते हैं। ठीक है, तो ये बन जाता है हमारे पास में क्या, आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब देखिए यहाँ पे मैंने 4 o'clock दिया है, आप चाहें तो इसकी जगह पर या इसी के साथ एक नाम और नोट कर सकते हैं इसी के साथ, और वो क्या हो जाएगा यहाँ पर डॉग फ्लावर, क्योंकि आपके एनसीईआरटी के अंदर डॉग फ्लावर प्लांट की बात भी करते हैं हम लोग। ठीक है, तो सेम रिजल्ट डॉग फ्लावर के अंदर भी हमें प्राप्त हुए थे। तो ये था हमारे पास में आज का टॉपिक। आशा करता हूं आप सब लोगों ने समझा होगा इसको। अगर बेटा आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है समझने में तो आप जो है सीधे हमसे संपर्क कर सकते हैं चैट के माध्यम से, या फिर आप हैंडल्स के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं, जिसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। आपके प्रश्न का उत्तर आपको दे दिया जाएगा। तो आज का लेक्चर मैं आप लोगों को यहीं पर समाप्त करूंगा। तो डियर, आशा करता हूं कि आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आया होगा। मैं आज का लेक्चर आप लोगों का यहीं पर समाप्त करता हूं। इसी के साथ में हम लोग कल फिर मिलेंगे और कल हम अपने टॉपिक को आगे देखेंगे, जिसके अंदर हम मेंडल के कार्य को और आगे बढ़ाएंगे और मेंडल का कार्य कल समाप्त करते हुए जो जेनेटिक्स के बाकी पार्ट है उनको हम आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए।